दोस्तों, ईरान पर हमला करने निकले अमेरिकी सैनिकों में ही भगदड़ का माहौल। एक तरफ युद्धपोत का टॉयलेट सिस्टम हुआ जाम, तो दूसरी तरफ अब बहरीन स्थित अपने 5th फ्लीट बेस से अमेरिका हटा दिए जहाज। ईरानी मिसाइल का इतना खौफ, जानेंगे पूरा मामला। और अगली खबर में आपको बताएंगे पीएम नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा ने सोशल मीडिया पर मचा दी हलचल। फांसीवाद को गले लगाने का आरोप, लोगों ने कहा गाजा के बच्चों की फिक्र नहीं। और इसी के साथ आपको बताएंगे उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग ने अमेरिका के दोस्त दक्षिण कोरिया को पूरी तरह मिटा देने की दी धमकी, हथियार बढ़ाने का दिया आदेश। ट्रंप की बड़ी टेंशन। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ताजा सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक अमेरिकन नेवी ने बहरीन स्थित अपने बेस से अपने सभी जहाज हटा लिए। इसकी वजह ईरान की जवाबी कार्रवाई का डर है। खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5th फ्लीट का मुख्यालय संभावित टकराव की स्थिति में ईरान के निशाने पर आ सकता है। इससे पहले जून में भी ऐसा ही कदम उठाया गया था, जब परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई थी। ऐसे में साफ है कि अमेरिका ईरान पर हमले का पूरा प्लान बना चुका है। और यह भी सच है कि अमेरिका को ईरान का भी डर है, क्योंकि ईरानी मिसाइल मध्य पूर्व में किसी भी अमेरिकी ठिकाने को तबाह कर सकते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत गेराल्ड फोर्ड का टॉयलेट सिस्टम जाम हो चुका है, जिसकी वजह से अमेरिकी सैनिकों को 45 मिनट तक लाइन में लगना पड़ रहा है। और खबर यह भी आई थी कि टेक्नीशियन टीम और अमेरिकी सैनिकों के बीच इसी वजह से झड़प भी हुई। ऐसे में खुद अमेरिका ईरान पर हमले से पहले गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। इजरायली सैन्य आकलन के मुताबिक अमेरिका अब संभावित हमले को लेकर नो रिटर्न पॉइंट के करीब पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि अगर हमला हुआ तो वरिष्ठ सैन्य और राजनीतिक अधिकारियों को बहुत कम समय पहले इसकी सूचना दी जाएगी। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत गुरुवार को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में फिर से शुरू हो गई है, जिसमें ओमान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। लेकिन बातचीत के साथ साथ सैन्य कार्रवाई की धमकी भी कायम है। मध्य पूर्व में अमेरिका की बड़ी सैन्य मौजूदगी पहले से है। एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, F-22 फाइटर जेट जो हाल ही में इजरायल में उतरे हैं, और EC-130H कंपास कॉल जैसे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान तैनात है। क्षेत्रीय अभियानों से जुड़े एक रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हर गुजरते घंटे के साथ ये संभावना कम होती जा रही है कि अमेरिका हमला टाल देगा। सवाल अब यह है कि पहला वार कब होगा, किस रूप में होगा और कितना बड़ा होगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी की इस हफ्ते की 2 दिवसीय इजरायल यात्रा सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रही है। कुछ लोग इसे भारत इजरायल रिश्तों की रणनीतिक मजबूती बता रहे हैं, जबकि आलोचक इसे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ऐसे समय राजनीतिक समर्थन मान रहे हैं जब गाजा में जारी युद्ध को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी आलोचना हो रही है और इजरायल पूरी दुनिया के सामने जलील है। तेल अवीव पहुंचने पर मोदी और नेतन्याहू की गर्मजोशी भरी मुलाकात की तस्वीरें वायरल हुई। नेतन्याहू की पत्नी का केसरिया रंग का परिधान भी चर्चा में रहा, जिसे भारत के राष्ट्रीय रंगों से जोड़ा गया। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक यात्रा से पहले नेतन्याहू ने इसे विशेष संबंध को और मजबूत करने वाला कदम बताया। वही शब्दावली जो अक्सर अमेरिका इजरायल रिश्तों के लिए इस्तेमाल होती है। उन्होंने आर्थिक, कूटनीतिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की बात कही। विश्लेषकों का मानना है कि ये दौरा घरेलू राजनीति के लिहाज से भी अहम हो सकता है, क्योंकि इजरायल चुनावी दौर की ओर बढ़ रहा है। ये यात्रा 2017 के उस ऐतिहासिक दौरे के लगभग 1 दशक बाद हो रही है, जब मोदी इजरायल जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने थे। उस समय दोनों देशों ने जल प्रबंधन, कृषि और रक्षा जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को औपचारिक रूप दिया था। इसे भारत के मध्य पूर्व नीति में एक अहम बदलाव माना गया था। ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब गाजा में अक्टूबर 2023 से जारी संघर्ष में भारी जनहानि हुई है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार अब तक 72,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल पर इंटरनेशनल कोर्ट ICJ में नरसंहार का मामला भी चल रहा है। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद मोदी उन शुरुआती विश्व नेताओं में थे जिन्होंने नेतन्याहू से संपर्क किया था। भारत ने इसके बाद भी रक्षा सहयोग, श्रम समझौतों
और कूटनीतिक समर्थन जारी रखा। हालांकि साथ साथ मानवीय सहायता और 2 राष्ट्र समाधान की बात भी दोहराई। मोदी के इजरायली संसद यानी क्नेसेट में संबोधन से पहले ही यात्रा चर्चा में थी। भाषण के बाद एक वीडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें नेतन्याहू की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही मोदी बोलना शुरू करते हैं ऑडियो कुछ पल के लिए बंद हो जाता है। कुछ लोगों ने इसे जानबूझकर किया गया कदम बताया, जबकि अन्य ने इसे सामान्य तकनीकी गड़बड़ी कहा। ये घटना मीडिया पक्षपात और दोनों नेताओं की केमिस्ट्री पर चल रही बहस का हिस्सा बन गई। और इस दौरान ये भी देखने को मिला कि जब पीएम मोदी भाषण दे रहे थे तब इजरायली संसद में मौजूद विपक्षी सांसद उठकर बाहर चले गए। दरअसल 2017 के बाद से भारत इजरायल रक्षा व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इजरायल अब भारत के प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। साइबर सुरक्षा, कृषि नवाचार और जल प्रबंधन में भी सहयोग बढ़ा है। नेतन्याहू के लिए भारत ग्लोबल साउथ तक पहुंचने का अहम साझेदार है, जबकि मोदी के लिए इजरायल उन्नत रक्षा तकनीक और खुफिया सहयोग का सोर्स है। फिर भी आलोचकों का कहना है कि गाजा युद्ध के दौरान इतनी गर्मजोशी भरी तस्वीरें भारत के पारंपरिक 2 राष्ट्र नीति और अरब देशों के साथ रिश्तों पर सवाल खड़े करती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग ने चेतावनी दी कि अगर उनकी सुरक्षा को खतरा हुआ तो परमाणु संपन्न देश दक्षिण कोरिया को पूरी तरह से मिटा सकता है। उन्होंने सियोल के साथ बातचीत करने से एक बार फिर इनकार कर दिया। सरकारी मीडिया ने गुरुवार को यह जानकारी दी। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी की बैठक के समापन पर किम ने अगले 5 साल की नीतियों की रूपरेखा पेश करते हुए यूनाइटेड स्टेट यानी वाशिंगटन के साथ बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं किए। उन्होंने इशारा दिया कि अमेरिका चाहे तो बात आगे बढ़ सकती है। पिछले कुछ वर्षों में किम ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ अपनी भाषा और ज्यादा सख्त कर दी। उन्होंने साफ कर दिया है कि सियोल के साथ कूटनीतिक बातचीत में उनकी दिलचस्पी नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सीधा युद्ध का संकेत नहीं है, बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इस रणनीति के तहत किम अपने परमाणु हथियारों और रशिया और चाइना के साथ मजबूत रिश्तों के सहारे उत्तर कोरिया की ताकत और प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। आधिकारिक समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक किम ने सेना को और मजबूत करने के लिए नई हथियार प्रणालियां विकसित करने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि हाल के वर्षों में परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम में तेज प्रगति ने देश को एक स्थापित परमाणु शक्ति बना दिया है। किम ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका लंबे समय से रुकी बातचीत फिर शुरू करना चाहता है तो उसे उत्तर कोरिया के प्रति अपनी कथित शत्रुतापूर्ण नीतियां छोड़नी होंगी। दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय ने कहा कि अंतर कोरियाई रिश्तों को दुश्मनी के रूप में परिभाषित करना दुखद है। सियोल ने दोहराया कि वो धैर्य के साथ शांति की कोशिशें जारी रखेगा। विशेषज्ञ पहले ही अंदेशा जता चुके थे कि किम दक्षिण कोरिया के खिलाफ अपने सख्त रुख को और औपचारिक रूप दे सकते हैं। 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता विफल होने के बाद से उत्तर कोरिया का अमेरिका और दक्षिण कोरिया दोनों के साथ कूटनीतिक संवाद लगभग ठप पड़ा है। 2024 में किम ने दक्षिण कोरिया को स्थायी दुश्मन घोषित कर तनाव और बढ़ा दिया था। इस बीच सोमवार को किम जोंग को सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के शीर्ष पद पर फिर से चुना गया। KCNA के अनुसार हजारों प्रतिनिधियों की एकमत इच्छा से उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। ये कांग्रेस हर 5 साल में होती है और इसमें शीर्ष नेता का औपचारिक चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।